कि मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। इनकी जो जर्नी है वो डेफिनेटली आपको काफ़ी इंस्पायर करने वाली है, बिकॉज अगला नंबर यहाँ पर आपका भी हो सकता है। इंजीनियर के तौर पे एक प्राइवेट जॉब में था, फिर मैंने 2020 के टाइम पे वो जॉब क्विट की। एक यकीन था कि हाँ कुछ बेहतर करना है। तो आपने सिलेक्शन लिया है, तो आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि किस तरीके से नॉन टेक के पूरे पोर्शन को पकड़ना चाहिए? एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, पूरे पोर्शन की बात। सर मुझे लगा कि टेक्स्ट बुक का जो लेवल मतलब है वो थोड़ा सा जो रियल एग्ज़ाम होता है उस वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा आपको वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर कर देता है। आप बिल्कुल। टेस्ट आप अगर टेस्ट देते हैं तो आप वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर होते हैं। अगर आपके टेक्स्ट बुक में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, और अच्छे से रिवाइज करते रहिए और डेफिनेटली आप सक्सेस कर जाएंगे आरआरबी जेईई में। सो दोस्तों, कहते हैं कि मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। सो अगर सफलता को पाना है तो घरों से निकलकर पसीने को बहाना पड़ता है, जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, क्योंकि जो तपता नहीं है वो कभी इतिहास लिख नहीं पाता। तो आज हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग शहरों से, अलग अलग गलियों से, गांवों से निकल कर आए और आरआरबी जेईई के जैसे बड़े एग्जाम में अपना नाम रोशन किया और अपने परिवार को, अपने टीचर्स को प्राउड फील कराया। सो हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में आरआरबी जेईई 2024 के एग्जाम में इतिहास रचा और फाइनली वो स्टूडेंट से इंजीनियर तक का सफर तय करके आए हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूं, और इनकी जो जर्नी है वो डेफिनेटली आपको काफ़ी इंस्पायर करने वाली है, बिकॉज अगला नंबर यहाँ पर आपका भी हो सकता है। सो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा समीर को। समीर जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बच्चों को बताइए और बताइए कि आपने कैसे एग्जाम को क्रैक किया, क्या क्या चीज़ हेल्पफुल रही आपके एग्जाम को क्रैक करने में, और जो नए बच्चे, जो आपके भाई बहन आपको देख रहे हैं, जो नए बच्चे 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? थैंक यू सर। समीर खरे नाम है मेरा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से आरआरबी जेईई 2024 मैंने क्वालिफाई किया है, आरआरबी मुंबई से। और मेरा स्कोर सीबीटी 2 में 110 रहा है और मेरा मेरिट इंडेक्स 810 रहा है। इस जर्नी में बहुत समय मतलब से मैं इस प्रिपरेशन के दौर में था। पहले मैं इंजीनियर के तौर पे एक प्राइवेट जॉब में था, फिर मैंने 2020 के टाइम पे वो जॉब क्विट की और एक यकीन था कि हाँ कुछ बेहतर करना है। वही एक माइंडसेट लेकर मैं उतरा था। फिर कोविड आया तो डिस्ट्रप्शंस हुए। मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में था, वहाँ पे भी मैंने एफर्ट्स लिए, एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए, बट फाइनल स्टेज पे क्वालिफिकेशन या सिलेक्शंस होने से रह जा रहा था, चूक जा रहा था। परंतु जिस तरह से कहते हैं कि आपकी मेहनत या आपकी पढ़ाई है, आपका धैर्य काम आता है, तो जो नॉन टेक की स्टडीज़ थी उसने मुझे यहाँ पे हेल्प की और एज एन अपॉर्चुनिटी मैंने आरआरबी जेईई के 2024 वाले वर्जन को, इस एग्ज़ाम को टारगेट किया। सीबीटी 1 बहुत आसानी से, मतलब ठीक ठीक तरीके से मैंने क्वालिफाई कर लिया, किंतु 7 या 8 साल हो गए थे मुझे इंजीनियरिंग छोड़े हुए। तो ऐसे में मेरे लिए दोबारा से रीस्टार्ट करना एक चैलेंज था। तो मेरे को पुनः से अपने बेसिक्स को ब्रश अप करना पड़ा, बुक्स को पढ़ना पड़ा। सीबीटी 2 की बात थी तो थोड़ा मुद्दा भी संवेदनशील था, इसलिए फिर पढ़ाई की। कुछ महीने की प्रिपरेशन में भी 1 या 2 महीने डेडिकेटेडली सीबीटी 2 को दिए। इसमें जर्नी में अप्स एंड डाउन्स रहे, फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, खासकर मेरे पापा जी हैं, भाई है, माँ है, तो उन सब लोग का कांस्टेंट सपोर्ट रहा। टीचर्स मिले, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज थी, इन सब ने थ्रू आउट लाइक मोटिवेट करके रखा, एक तरह से हौसला बनाए रखा। और मैं दूसरी प्रिपरेशंस में भी था तो मेरे लिए थोड़ा सा मैनेज करना एक चैलेंज था। मैंने अभी यूपी पीसीएस का मेंस भी था मेरा एक साथ ही, तो दोनों जर्नीज को, दोनों एग्जाम्स को एक साथ बैलेंस करना था। और चूंकि मेंस थे, लेकिन इस तरह से मेहनत की कि स्कोर ठीक रहा। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से अपना एवेल्युएशन और एनालिसिस अच्छे अच्छे तरह से होते रहा। तो बाकी सब लोगों को यही है सजेशंस कि लगे रहना है। ये सब सफलताएं हैं वो मील का पत्थर है, जर्नी और मंजिलें और भी हैं। आप जो भी मुकाम हासिल करें उसको एक सीढ़ी के तौर पर लें और जो भी टारगेट करें उसको शिद्दत से पूरा करें। धीरे धीरे हो ना हो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और बस इसी तरह से जो भी सपोर्ट सिस्टम आपके आसपास है उसका शुक्रिया अदा करें, उसको वैल्यू दें और मेहनत अपनी जारी रखें। तो मैं इसी बात के साथ खुद को रोकूंगा और
टेक्स्ट बुक को धन्यवाद कहूँ। थैंक यू सो मच समीर। सवाल पूछना चाहूँगा इनसे क्योंकि जैसे आपका नॉन टेक का जो पार्ट होता है जिसमें साइंस जीके और सब कुछ आएगा, तो बच्चे उस पोर्शन में जो है कहीं ना कहीं वीक पड़ जाते हैं स्टार्टिंग में ही, हाँ और उसे एज अ हर्डल समझते हैं कि अगर ये नहीं हो पाए तो बाकी फिर मैं टेक की तरफ किस तरीके से जाऊँगा। तो आपने सिलेक्शन लिया है तो आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि किस तरीके से नॉन टेक के पूरे पोर्शन को पकड़ना चाहिए? एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, पूरे हाँ पोर्शन की बात करें। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि लाइक क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड में शिफ्ट कर चुका था पिछले 2-3 साल से, नॉन टेक का मेरा बेस बन चुका था, तो मेरे लिए कहना आसान था, करना भी आसान था, परंतु सबके लिए नहीं होता है। जो टेक्निकल बैकग्राउंड से वास्ता रखते हैं उनके लिए नॉन टेक वाकई में डेफिनेटली टफ है, क्योंकि मैंने एक बार एक CBT 2 जो RRB JEE 2019 उसका पेपर अटेम्प्ट किया था, तो तब मेरे को नॉन टेक में स्कोर नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी मेरा 45 आउट ऑफ 50 स्कोर हुआ है नॉन टेक में। तो वो इसीलिए क्योंकि एक होलिस्टिक प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, आप इग्नोर नहीं कर सकते चीज़ों को। आप बेसिक बुक्स पढ़ लिए, लुसेंट पढ़ लीजिए, आप साइंस पढ़ लीजिए, जो PCM है, PCB है, वो सब कर लीजिए, लेकिन करंट अफेयर को आप नहीं छोड़ सकते। आप टेक्स्ट बुक के जो करंट अफेयर वीडियोज़ हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केट में, आप करंट अफेयर की बुकलेट्स पढ़िए, बेसिक बुकलेट्स पढ़िए, न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो मैगज़ीन्स पढ़िए, एनुअल मैगज़ीन्स पढ़िए एटलीस्ट। इस तरह से करंट अफेयर होगा। और नॉन टेक के लिए जो स्टैटिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसको तो मतलब आपको समय देना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको CBT 1 की स्टेज से अगर आप मानिए तो कम से कम 2-3 महीने, और CBT 2 में तो चूँकि 50 मार्क्स का वेटेज है, 33% वेटेज है, तो उसको आपको समय देना पड़ेगा। कई लोगों को टेक्निकल से ज़्यादा नॉन टेक को समय देना पड़ता था। तो मैंने ये भी देखा है, हालाँकि मेरे लिए नहीं था, मैंने नॉन टेक बिल्कुल ऐसे ज़्यादा नहीं पढ़ा। मेरा तैयार था, लेकिन मेरे को वही दिक्कत टेक्निकल में हुई क्योंकि मेरा छूट रखा था। तो 8-10 7-8 साल बाद जब आप जाते हो, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ना, IC इंजन्स पढ़ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ना, मटेरियल साइंस पढ़ना, तो वो सारी चीज़ें, फॉर्मूले, टूल डिज़ाइन वगैरह सब मतलब इवेपोरेट हो गए थे। तो वही है, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको नॉन टेक के लिए एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। आप रास्ता कोई भी चुन सकते हैं, चाहे आप टेस्ट सीरीज़ के थ्रू जाएँ, चाहे आप मैगज़ीन्स के थ्रू जाएँ, आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जाएँ, कैसे भी। ठीक है समीर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपका नाम समीर है, समीर का मतलब हवा होता है, और हवा को कभी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हवा जब तक बहती रहती है वो दूसरों को ऑक्सीजन देती रहती है। तो आई होप कि आपके जो काम है फ्यूचर में वो दूसरे के लिए ऑक्सीजन का काम करें। तो आपके परिवार को बहुत सारी बधाइयाँ कि उनके लड़के ने एक बड़ा नाम, एक बड़ा मकाम हासिल किया है। शुक्रिया, शुक्रिया सर। चलिए, तो नेक्स्ट मैं जिससे बात करने वाला हूँ वो मैं एक बिहार के लाल को बुलाने वाला हूँ, जिन्होंने RRB JEE में किया है कमाल। तो थोड़ा सा अपनी जर्नी बताइए कि आपने कैसे तैयारी की, क्या क्या चैलेंजेस आपको मिले, और कहाँ से आपको हेल्प मिली आपके तैयारी में। थैंक यू सर। मेरा नाम आमिर हुसैन है, मैं सिवान बिहार का रहने वाला हूँ। और मैं एक्चुअली, मेरा प्लेसमेंट कॉलेज से हो गया था एक कंपनी में, बट कॉलेज मतलब कंपनी ने 1 साल वेट कराया, उसके बाद मेरा ऑफर लेटर रिवोक कर दिया। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो मैं दिल्ली आकर गेट की तैयारी करने लगा। तो उसी दौरान मतलब RRB JEE का फॉर्म आया था, तो मैंने CBT 1 का मतलब 15 दिन तैयारी करके CBT 1 दे दिया, और फॉर्चुनेटली मैं क्वालिफाई हो गया। फिर मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया, तो गेट मेरा हो गया। मतलब गेट का एग्ज़ाम देने के बाद मैंने CBT 2 की तैयारी करना शुरू कर दिया। बट ये RRB JEE का जो तैयारी होता है वो गेट से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल जो आपको बहुत सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, और वेटेज भी डिफरेंट होता है इसमें। अगर बात करें मटेरियल साइंस, मेट्रोलॉजी और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा मतलब इसमें हाईली वेटेड जो सब्जेक्ट है, उसके लिए मैंने थोड़ा थ्योरी और अलग से इंडस्ट्रियल के लिए मैंने पढ़ा अच्छे से। और फिर मैंने टेस्ट बुक पे टेस्ट सीरीज लगाए बहुत सारे। और मैं क्या करता था, टेस्ट को एनालिसिस करता था। मैं मोस्टली फुल लेंथ टेस्ट देता था, और मैंने एक A4 साइज पे 150 क्वेश्चन होते थे, मैंने लिख रखा था क्वेश्चन, फिर सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चन, और कितने मेरे सही हो रहे हैं किस टॉपिक से, और कितने गलत हो रहे हैं, ताकि मैं अकॉर्डिंगली उसको रिवाइज कर सकूं। और मैं वैसे करके मतलब उस सब्जेक्ट को फिर और अच्छे से पढ़ता था, फिर टेस्ट लगाता था, फिर पढ़ता था। तो वैसे मैंने करके, और उन जो मेरे वीक सब्जेक्ट थे, जिसमें मेरे कम मार्क्स आ रहे थे, जैसे 10 सवाल इस प्रोडक्शन से आए और मेरे 3 ही सही हुए, 4 ही सही हुए, 5 ही सही हुए, तो उसको और मैं रिवाइज करता था अच्छे से, और ऐसे करके मैं एनालिसिस करता था और टेस्ट लगाता था। अच्छा, तो आमिर, आपको टेस्ट सीरीज का लेवल कैसा लगा जब आप सॉल्व कर रहे थे टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक से? तो आप RRB JEE के लिए तो कैसा लेवल आपको लगा? सर मुझे लगा कि टेक्स्ट बुक का जो लेवल मतलब है वो थोड़ा सा
जो रियल एग्ज़ाम होता है उस वैसा ही, लेकिन थोड़ा-सा आपको वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर कर देता है। आप बिल्कुल। टेस्ट अब आप अगर टेस्ट देते हैं, तो आप वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर होते हैं। अगर आपके टेक्स्ट बुक में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है और अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए और डेफ़िनेटली आप सक्सेस कर जाएँगे आरआरबी जेईई में। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके और आपकी जर्नी भी काफ़ी थैंक इंस्पायरिंग यू। और बिहार से आकर आपने कमाल करे और एक बार फिर से प्रूव किया कि बिहार की धरती वीरों को ज़रूर पैदा करती है। तो सर आप किसी से और कुछ क्वेश्चन पूछेंगे? उधर से एक बार आप बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी भी जर्नी शेयर कर लेते हैं। मेरा नाम विक्की पांडे है और मैंने आरआरबी कोलकाता जोन से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्वालिफाई करा है और मेरा ग्रेजुएशन 2020 में हो गया था। मैंने डीटीयू से अपना ग्रेजुएशन करा था और मेरे को एक एमएनसी में जॉब ऑफर था, बट कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी और मेरा भी कुछ इस तरीके था कि मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में जाऊँ, तो मैंने वहाँ का रास्ता चुना। बट काफ़ी सारी प्रिपरेशन ना होने की वजह से काफ़ी टाइम लक भी नहीं था, बहुत बार लक नहीं काम करा, मेहनत करी बट नहीं हो पाया। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करते रहेंगे, अपनी पे फेथ रखेंगे, तो किसी न किसी दिन किसी न किसी फॉर्म में आपका एक रिजल्ट निकल जाएगा। रही बात प्रिपरेशन की, तो मैं प्रिपरेशन के बारे में यही बोलना चाहूँगा, आप प्रिपरेशन चालू करने से पहले अपना लेवल डिसाइड करिए कि आपका लेवल कहाँ पे है। आप बिल्कुल फ्रेशर हैं या आपने कुछ तैयारी कर रखी है। अगर तो आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आप पहले पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। और इसमें बहुत बच्चे गलती ये करते हैं कि वो सोचते हैं सेल्फ से कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, जिसमें अपना बहुत कीमती टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो उस केस में किसी अच्छे मेंटोर की, किसी अच्छे टीचर की या किसी की हेल्प लीजिए कि आपके कॉन्सेप्ट जल्दी, बिकॉज एग्जाम्स बहुत जल्दी आते जाते हैं। तो उस केस में आप किसी टीचर की क्लासेस लीजिए, उनके नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज कीजिए और अपने आप को टेस्ट करते रहिए टाइम टू टाइम। सबसे अच्छी बात टेक्स्ट बुक में ये है कि वहाँ पे टॉपिक वाइज और आपको चैप्टर वाइज मिल जाते हैं, तो उसके टेस्ट दीजिए। जैसे आपके सर ने कोई क्वेश्चन टॉपिक पढ़ा दिया, तो उसमें आप वो क्लास करिए और उसी दिन उसके टेस्ट लगा लीजिए, नहीं तो अगले दिन लगा दीजिए। उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप बिगिनर है तो। फिर कुछ मेरी तरह होते हैं जो पढ़ लेते हैं, उनका नहीं हो पाता, फिर बार बार वो किताबें पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत बोरियत आती है कि अब ये किताब नहीं पढ़नी, बहुत मोटे मोटे नोट्स हो गए हैं। तो उस केसेस में आप जैसे स्टूडेंट्स के सबसे बेस्ट ये होगा कि आप क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रखिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी मेंटोर के साथ टच में रहिए कि उनसे बात करते रहिए, या कुछ देखते रहिए। नहीं मन कर रहा पढ़ने का तो वीडियो लगा लीजिए, बहुत सारी आजकल किसी प्लेटफॉर्म पे मैंने टेक्स्ट बुक को वो करा था, इनकी साइंस की मैराथन देख लेता था या कोई और मैराथन देख लेता था, बोर होता था तो। नॉन टेक का भी अपना रोल है, नॉन टेक का अपना रोल है कि इस तरीके से कि आपको फंडामेंटल सबका कर लेना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत हाई है। तो आपको नॉन टेक को बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना कि आपको नॉन टेक छोड़ के चले जाएंगे कि टेक में बहुत अच्छा कर लेंगे, नॉन टेक छोड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको बैलेंस बना के रखना है। आपका टेक स्ट्रॉन्ग है तो आप नॉन टेक को इस लेवल करिए कि जो एवरेज बच्चा कर रहा है उसको तो आपको करना ही करना है और 2-4 उससे एक्स्ट्रा भी करना है। मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे अभी आपने कहा कि एक बच्चा जब बेसिक पढ़ता है तो वो थोड़े समय के लिए अच्छे से पढ़ेगा, लेकिन जब वो चीज़ें पढ़ चुका होता है फिर वो बोर होने लग बिल्कुल जाता है। सर। तो ऐसे में यूट्यूब की क्लासेस काम आती हैं, कुछ नई चीज़ आती है। जैसे राहुल सर आपको पढ़ाते हैं, तो किस तरीके से वो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही जो सर ने पढ़ाई अब? सर जिस तरीके से मैंने सब कुछ पढ़ लिया, अब मुझे फंडामेंटल पता है सब्जेक्ट का कि थर्मोडायनेमिक्स में या हीट ट्रांसफर में ये सब ही है, बट अब मैं उस बल्कि बुक्स को नहीं पढ़ सकता। अब एक टीचर का एक एक्सपीरियंस होता है कि वो इंगेज कर सकता है आपको अपने साथ, कि इस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में बताएंगे या क्वेश्चन करवाएंगे बीच में, आपको कॉन्सेप्ट 2-3 बताएंगे। ऐसा होता है कि आप बहुत टाइम तक रिवीजन नहीं करते तो आपका एक लूप होल छूट जाता है। तो कभी कभी वो टीचर फिलर की तरह काम करते हैं और आपको इंगेज रखते हैं। कभी कभी आप खुद से नहीं कर पाते, चीज़ें नहीं हो पाती, मोटिवेशन बहुत बड़ी जब आपका नहीं हो पाता सिलेक्शन किसी भी रीज़न की वजह से, किसी फैमिली कंडीशंस भी होती हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपना ईयरफोन्स लीजिए, अपने कान में डालिए और टीचर की बस बात सुनते रहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भले आप 100% नहीं ऑब्जॉर्व कर पाएंगे, बट मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि 50-60% भी अगर आप एब्जॉर्व करेंगे तो आपको एग्जाम में आप उसको प्रोड्यूस कर देंगे। बहुत बच्चे वो भी नहीं कर पाते, प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते हैं। तो सर मैं इसमें यूट्यूब का बहुत फ़ायदा है इस चीज़ का। अच्छा पांडे जी, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके बहुत सारे दोस्त आपको देख रहे हैं, बहुत सारे भाई बहन आपको देख रहे होंगे जो आपके जैसे ही अगली बार इस सीट पर बैठना चाहेंगे और डेफिनेटली वो इस विनिंग एक पार्ट का हिस्सा बनना चाहेंगे। तो कुछ दो पॉइंट्स आप उनके लिए बता दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन भी जल्दी ही आने वाला है 2025 का, तो उनको मोटिव क्या करना चाहिए?
जैसे सर ने बताया कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है और रेलवे अब बिल्कुल बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रहा है और जिस तरीके से आ रहा है वैकेंसीज लगातार आएंगी, तो आपको बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। अगर आपका नहीं भी हुआ है CBD 2 में, जैसे बहुत लोगों का, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी, नहीं हो पाया, बट उनको निराश नहीं होना है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और जो फ्रेशर्स भी हैं वो प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल भी ना करें, अभी से बिल्कुल लग जाएं। अगर अभी बिल्कुल कोई कोर्स ज्वाइन करना है, बेस्ट टाइम है, अभी कर लीजिए। आपको रेलवे सफिशिएंट टाइम देता है और इतने टाइम में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर आप इंतजार करेंगे कि फॉर्म भर दिया और एडमिट कार्ड आया, तो फिर आपके पास टाइम नहीं रहता। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और बिल्कुल हाई स्पिरिट्स के साथ करिए। बिल्कुल भी डिमोटिवेशन नहीं लेना, प्रीवियस बैगेज नहीं लेके चलना है। एक नया एग्जाम, एक नई अपॉर्चुनिटी होता है और आपको एक नई अपॉर्चुनिटी को उसी की तरह लेना है। पीछे ये फेलियर्स भूल जाइए और कंसिस्टेंटली बिल्कुल तैयारी करते रहिए और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। मैं आपके सामने टेस्टिमोनियल हूँ, मैं भी आपकी तरह उस स्क्रीन के उस तरफ था, आज इस तरफ हूँ और कल को आप भी इस तरफ आगे बैठेंगे और यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर हैं जिनकी गाइडेंस के थ्रू आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। चलो, बहुत बढ़िया लगा यार आपसे बात करके। आपके परिवार को बहुत सारी बधाई कि उन्होंने एक ऐसी परवरिश दी अपने बच्चे को, एक ऐसी शिक्षा दी कि आज आपने डेफिनेटली उनका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। तो चलिए मैं एक दूसरे कंटेस्टेंट को लेता हूँ यहाँ पर कि एक हमारे साथ एक बच्चा है जो कि छत्तीसगढ़ का है और कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, थोड़ी सी अपनी जर्नी की, कैसे आपने, मतलब जैसे अभी पांडे जी ने बोला कि स्क्रीन के मैं उस तरफ था और अभी आज स्क्रीन के इस तरफ हूँ, तो ये जर्नी जो है उस तरफ से इस तरफ की, ये कितनी इंस्पायरिंग होती है और कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस मांगती है। सर टू बी ऑनेस्ट इतना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, इधर रहे या उधर रहे, क्योंकि नेवर सेटल फॉर लेस जो सुनते हैं हम बचपन से, उस पर थोड़ा अमल भी करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जर्नी में बहुत बार ऐसे डाउन टाइम आता है जब आपको खुद पे डाउट आता है, उस टाइम पे सपोर्ट सिस्टम तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जैसे मेरे पास 2 ही सपोर्ट सिस्टम था, जो मतलब लाइक बहुत ज़्यादा, सपोर्ट सिस्टम भी अलग-अलग होता है, कुछ फाइनेंशियल होते हैं, कुछ इमोशनल होते हैं, फिर एक आता है ब्लाइंड सपोर्ट। वो ब्लाइंड सपोर्ट सर मुझे 2 लोगों से मिला और वो ब्लाइंड सपोर्ट हर एक एस्पिरेंट की लाइफ में होना ही चाहिए। मैंने आपको छत्तीसगढ़िया बोल दिया, अपने बच्चों को अपना नाम ही नहीं बताया। मेरा नाम मोहम्मद मेहताब अंसारी है एंड मैं जम्मू ज़ोन से क्वालिफाइड हुआ हूँ। सो कमिंग टू दैट सपोर्ट सिस्टम सर, मेरे 2 सपोर्ट सिस्टम थे, एक मेरी बहन और एक मेरा बचपन का दोस्त आमिर। तो मैं जब भी सेल्फ डाउट में जाता था, उसका कहना होता था कि अबे नहीं निकलेगा क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, बिल्कुल। धंधा करेंगे दोनों भाई। तो बस वो पॉइंट मुझे उस लेवल पे लेके जाता था कि आई हैव नथिंग टू लूज। तो मैंने एग्ज़ाम भी उसी हिसाब से दिया और कोइंसिडेंटली निकल गया। कभी उधर थे, आज इधर है, फ़र्क कुछ खास नहीं है मेरे नज़र। बिल्कुल। तो जो और नए एस्पिरेंट्स हैं, कुछ उनसे कुछ बातें कहना चाहेंगे आप? उनको कैसे इंस्पायर करेंगे? क्योंकि वो लोग आपको देख के इंस्पायर होते हैं। क्योंकि सबके देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने प्रिपरेशन जर्नी में बहुत सारे थक चुके हैं कि यार ये मंजिल पता नहीं कब मिलेगी, रास्ता इतना लंबा हो गया कि मंजिल धुंधली दिखाई दे रही है। तो थोड़ा-सा कुछ उनको बताइए ताकि वो भी आपके जैसे लोगों से इंस्पायर हो सकें और अगली बार 2025 में वो भी सेलेक्ट हो पाएँ। फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है तुम्हारे लिए पता नहीं है, राइट? कोई फ्यूचर देख नहीं सकता है। सो मे बी कुछ को फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाता है, कुछ को सेकंड में मिलता है, कुछ को थर्ड में मिलता है। बिल्कुल। किसके नसीब में क्या लिखा हुआ है किसी को नहीं पता है। हाँ, लेकिन होगा उसी का जो लगा रहेगा। ऐसे छोड़ के भाग जाने से कुछ निकलने वाला तो है नहीं। मतलब वेयरएवर देयर इज़ अ कंटिन्यूटी देयर इज़ अ फ्लो। एग्जैक्टली सर, डिटर्मिनेशन इज द की टू योर सक्सेस। ठीक है। तो बहुत बढ़िया लगा यार आपसे बात करके एंड अगेन आपके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएँ कि आपके सक्सेस के लिए और आप दिनों-दिन उन्नति करें और अपने परिवार का नाम हमेशा रोशन करते रहें। थैंक यू सर। तो थोड़ा-सा मैं इस तरफ आ जाता हूँ, यहाँ पर कुछ और विनर्स बैठे हुए हैं अभी। चलिए भाई, तो मैं आता हूँ मयंक पाठक जी के पास और मयंक पाठक जी आप अपनी थोड़ी जर्नी शेयर करिए। कैसे आप आने वाले लोगों को सजेस्ट करेंगे, आने वाले लोग जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या 2-3 पॉइंट आप रखेंगे कि जो 2025 में उनके भी सिलेक्शन को कन्फर्म कर सके? आप थोड़ी-सी अपनी जर्नी बता दीजिए, अपने बारे में बता दीजिए, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? सर मेरा नाम मयंक पाठक है और मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, अलीगढ़ यूपी से, उत्तर प्रदेश से। एंड मैंने अभी आरआरबी जेईई मेंस दिया था और मैंने वो क्वालिफाई किया आरआरबी जेईई 2024 और मैं सिलेक्टेड हुआ हूँ। और सर मैं सबसे पहले अब थैंक्स करना चाहूँगा अपने मम्मी पापा को, जो मेरे पेरेंट्स हैं सबसे बड़ा सपोर्ट उनका हुआ है। फिर सेकंड मैं अपनी वाइफ को देना चाहूँगा और थर्ड मतलब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, कि जिन्होंने काफ़ी मेरी जर्नी में बहुत हेल्प दी है। और सर सबसे लास्ट में जो मैं देना चाह रहा हूँ क्रेडिट, वो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज़ है ना, उससे बेस्ट मेरे को अभी तक जितने भी कंटेंट जो कंटेंट है उसके ऊपर,
वो कंटेंट आज तक किसी कोचिंग प्लेटफॉर्म ने प्रोवाइड नहीं किया जो मेरे को टेक्स्ट बुक ने दिया था। उससे ही मैंने काफ़ी मतलब मेरी जर्नी को सबसे अच्छा जो मेरा मोटिव किया, मेरे को मोटिवेट मिला, वो टेक्स्ट बुक ने दिया मेरे को। क्यों दिया? क्योंकि वो जो मैं जब भी कभी टेस्ट सीरीज़ लगाता था, तो उसके बाद जो एनालिसिस होती थी ना, वो सबसे क्रूशियल फैक्टर है। अगर किसी एग्ज़ाम को कर रहे हो आप, अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आप उस पे फ़ोकस करो कि आप जो एग्ज़ाम का टेस्ट दे रहे हो, उसके बाद आप अपने आप को एनालिसिस करो कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं। उनको गलतियों को मतलब इम्प्रूव करते जाओ आप। हर बार मतलब अगर जैसे एक बार फेलियर हुआ, सेकंड टाइम उसको इम्प्रूव करो, दूसरी बार वो नहीं होगा। तो ये कंसिस्टेंट जो है ना, परसिवरेंस, एक वर्ड है में परसिवरेंस, आपके पास आपकी लाइफ में अगर आपको सक्सेस करना है तो परसिवरेंस, कंटिन्यूटी आपके अंदर होनी चाहिए लाइफ में कभी भी। और डोंट लूज होप। अगर आपको फ्यूचर में अगर अपनी लाइफ में अगर आपको मतलब सक्सेस पानी है, तो अपनी आशा को हमेशा बनाए रखें और कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। जब मैंने भी मेरी एक्चुअली 2015 में बीटेक की थी मैंने, और 2016 से मैंने मेडिजी तैयारी की, और एक साल मैंने वहाँ तैयारी करके फिर मैंने एमटेक के लिए भी अप्लाई किया, तो एमटेक की 2019 में मैंने क्लियर करके सब कुछ, फिर मैंने कंटिन्यूटी करी अपनी अपनी मतलब प्रिपरेशन की। तो उसके बाद मैंने ईएस वगैरह दिया, ईएस में नहीं रह पाया, मैं फेल हो गया। तो फेल इज नॉट जस्ट अ फेल इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आपको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, और वो उनका कहना ये है कि उनका अगर कोई एक भी बच्चा अगर करता है ना देश का, अगर एक बच्चा भी नाम रोशन करता है, तो वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। और वो ऐसे नहीं करता, वो मतलब अभी जैसे कोई बच्चा अगर कोई मतलब कुछ बनना चाहता है, तो वो देश को कैसे रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने एक बात कहानी बताई थी। तो हमेशा कभी भी मतलब हार नहीं माननी चाहिए, और लाइफ में आगे हमेशा मेहनत, अपनी हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। आपको पता है सब कि एक बार मेहनत करते जाइए, और एक ना एक दिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। कभी मेहनत कभी खराब नहीं जाती है आपकी लाइफ। हमें लगा रहना चाहिए, हाँ। क्योंकि लोग कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गया जो बिन लड़े उस पे है धिक्कार। तो कम से कम लड़ना तो चाहिए। हार मिले जीत मिले वो तो किस्मत की बात है। चलिए, तो मैं एक अपने एक खास और बच्चे से बात करता हूँ जिसने अपना भी एक मकाम हासिल किया और एक अपना नाम बनाया, और एक रीज़न दिया अपने फैमिली को उसके ऊपर प्राउड फील करने का। क्योंकि पेरेंट्स आर नॉट दोज हु आर जस्ट पेइंग योर रेंट। तो उनको उससे भी ज़्यादा हक मिलना चाहिए, एक प्राउड का मोमेंट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले यार मुझे ये बताओ कि जब आपने अपना रिजल्ट देखा सीवीटी का और आपने अपना नाम देखा, तो आपके मदर फादर का रिएक्शन कैसा था? मतलब जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनका रिएक्शन कैसा था? सर, सबसे पहले तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। बिल्कुल। नाम मेरा सुदेश कुमार मीना है, और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव सुकार बावनवास से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले रिजल्ट की बात है, तो रिजल्ट तो मैं जब जयपुर रहता था वहीं रह के मैं प्रिपरेशन किया था, तो मेरे भाई ने रिजल्ट देखा। सबसे पहले तो मैं जैसे ही उसमें लास्ट में जाके मैं यस देखा, तो मतलब बिलीव नहीं हुआ, इतना ज़्यादा मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि बहुत ही स्ट्रगल वाला टाइम रहा। और रिजल्ट देखा तो बड़ी खुशी हुई। विश्वास करने में मुझे काफ़ी समय लगा, एक साथ मतलब सदमे था। इतनी तो खुशी थी, मतलब शब्द नहीं थे उसके लिए बोलने के लिए। तो इंस्पायरिंग कौन रहा आपके इंस्पिरेशन के पीछे? किसको देख के आपको इंस्पिरेशन मिलती रही? माई जब भी आप पेरेंट्स। टूटे, जब भी आप हारे और आपका मन किया कि मैं छोड़ दूं, तो किसने आपको इंस्पायर किया? माई पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा और दोस्त और भाई बहन। और मुझे लगता है आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है, लास्ट में नंबर आए फिर भी आप सब्र कर रहे थे। मैं इसी चीज़ को ना आपकी तैयारी के साथ जोड़ के पूछना चाहूँगा कि पेशेंस का कितना रोल है आपके सिलेक्शन में? सब्र का कितना रोल है? क्योंकि पढ़ाई तो हम करते ही हैं, मेहनत तो हम करते ही हैं, लेकिन एक बच्चा जो सब्र कर लेता है ना, वही एक सिलेक्शन की राह तक पहुँच सकता है। उसमें आप क्या बताना चाहिए? क्योंकि आपने सिलेक्शन लिया, आपने उस फ़ील्ड को, उस जर्नी को देखा होगा, तो आप क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में? सर, पेशेंस का मैं कहना चाहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अपनी जैसे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो शुरू शुरू में ये कि ओनली गवर्नमेंट जॉब नहीं होता, इसमें अपने आप को प्रूव भी करके दिखाना होता है कि आप कर सकते हो इसको। बाकी लोग इस पे भरोसा नहीं कर पाते, कि ये अपने आप को प्रूव करने वाली बात आ जाती है लास्ट में जाके। 6-7 साल हो गए करते करते नहीं कर पा रहे हो, मतलब कंटिन्यूटी, टेक्स्ट बुक लगाओ, सीरीज लगाओ, बुक्स पढ़ो, फिर बार बार ये सब चीज़ें करो। जैसे ही डिमोटिवेशन आता है बार बार, जैसे डिमोटिवेशन आता है उसके लिए टेस्ट सीरीज लगाओ, बार बार क्वेश्चंस करो, उसमें रिजल्ट देखो। मतलब जैसे ही अगर टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है, फिर आप से दोबारा से टेस्ट लगाओ, तो उसको देख देख के बार बार से फिर मोटिवेशन आता रहता है सर, उनको देख के करते रहते ओके, बस एक सवाल और आपसे। जैसे एक बच्चा होता है कि एक रटने वाले बच्चे होते हैं और एक कंसेप्ट समझने वाले बच्चे होते हैं। तो अ,
आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक ही कैटेगरी का बच्चा सिलेक्शन ले पा रहा है कंसेप्ट करने वाला और सिर्फ कुछ चीज़ें रटनी भी पड़ जाती है, या फिर दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ जाता है किसी समय? आप क्या सजेस्ट करना सर चाहेंगे क्योंकि बच्चों से कंफ्यूज हो? आरआरबी जेई के अकॉर्डिंग तो मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आरआरबी जेई जो है डिप्लोमा लेवल पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिप्लोमा लेवल में आपको बेसिक नॉलेज होना बड़ा ही ज़रूरी है। ऐसे आप रट पाओगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे वहाँ पे जाके क्वेश्चनों को देख के, क्योंकि सेम सिमिलर सिमिलर चीज़ों को उनको देख के कन्फ्यूज़ होगे, इसलिए बेसिक होना बड़ा ही ज़रूरी है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, हर चीज़ को कॉन्सेप्चुअल क्लियर करके फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, और आप सभी के उज्जवल भविष्य की हम सब हमारी पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं, और आपकी और आपकी फैमिली दिनों दिन ऐसे ही उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट पॉइंट कहना चाहूँ, आने वाले स्टूडेंट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो इंस्टाग्राम की जो रील्स है हमारे लाइफ में, वो बड़ा मतलब माइंड में एक तरीके से पूरा क्रिएट कर देती है, तो उससे सबसे पहले तो इंस्टाग्राम को डिलीट कर देना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान, वो सबसे बढ़िया रहेगा। 3 से दूर ही रहे रील से, तो ज़्यादा फिर खास कर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच।